नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। यहाँ हमने शुरू किया है आर ओ यूपीपीएससी के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना पर आधारित करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लेके आ रहे हैं। इसका एक भाग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसको देखिए। ये भाग 2 है और इस भाग 2 में हम पहले वाले में भी दूसरे वाले भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो उसको लास्ट तक देखिए, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। शानदार एक एक प्रश्न आपको चुनिंदा मिलेंगे, परीक्षा में बिल्कुल सटीक आएंगे। तो साथ ही साथ हम कहेंगे, चैनल पर हमारे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक अवश्य करिए। बहुत ही शानदार सेशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहले भाग में हमने 25 प्रश्न रखे थे, दूसरे भाग में हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक जो है वो 7वां है, 7वां रैंक है भारत का। और भारत का स्कोर जो है 70.25 है। यह ध्यान रखिएगा, 70.25 है और 7वां रैंक है। अब इस सूचकांक को किसने जारी किया? जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, 3 संस्थाओं ने मिलकर जारी किया। जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इनके द्वारा मिलकर ये जारी किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया? इसमें 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे। इससे जुड़े हुए और प्रश्न देखिए। प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है, मतलब कोई भी देश इतना परफॉर्म नहीं कर पाया जो इसके मानक पर आ सके और उनको पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर रखा जा सके। तो अगर ओवरऑल हम कहें पहला, तो उसको हम चौथे रैंक पर बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, जो सबसे बेहतर है उसको चौथे रैंक से शुरू किया है। चौथा रैंक, चौथे पर डेनमार्क है, स्कोर 75.59 है। 5वें पर एस्टोनिया है, स्कोर 72.07। और रैंक 6 पर है फिलीपींस, स्कोर 70.70 है, याद रखिएगा। भारत 7वें नंबर पर है। लेकिन ओवरऑल हमारे अगर देशों की सूची में देखा जाए 1, 2, 3, 4 अगर इसको करें तो भारत चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो शुरू के 3 पर कोई नहीं है, इसीलिए भारत 7वें रैंक पर आ जाएगा 70.25 के स्कोर के साथ। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए प्लीज़, और इसको वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के द्वारा ये की गई है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। द अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल जो है खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करने के लिए वर्ष 2027 तक ये शुरू किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके महासचिव अभी हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, ध्यान रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बताइए कौन है, जो 78वें सत्र के लिए वो अध्यक्षता कर रहे हैं 1 सालों के लिए। आपको एक कमेंट करके बताना है संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। किसने ग्लोबल कूलिंग वाच 2023 रिपोर्ट जारी की है? इसको बोलते हैं वैश्विक शीतलन वाच, मतलब परिदृश्य 2023 रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने जारी किया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट की कुछ बातें कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी अर्थात कूलिंग से रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की हिस्सेदारी 82% बताई गई है। G20 देशों की हिस्सेदारी जो है ये 82%। कूलिंग से मतलब क्या है? यहाँ पर कूलिंग से मतलब ये है कि जो भी AC, फ्रिज वगैरह सब इस्तेमाल किया जाता है, इससे जो है जो भी गैसें इस्तेमाल, जैसे कार्बन फ्लोरोकार्बन जो इस्तेमाल किया CFC, कार्बन फ्लोरो, है ना। तो जो AC और कूलेंट, फ्रिज में कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है,
तो उसके लिए तो ये सारी ये ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने में मदद करते हैं, ओजोन डिप्लेशन के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसलिए 82% हिस्सेदारी जो है किसकी है, यहाँ पर G20 देशों की है। CFC का जो पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर 4 से 6 दिसंबर 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे? दिसंबर में किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो? तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह है केनिया का राष्ट्रपति हैं जो भारत के दौरे पर आए थे 3 दिनों के लिए। अगला देखिए, किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 12 से 14 दिसंबर 2023 तक, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, 31 नंबर प्रश्न देखिए, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? ग्रीन राइजिंग पहल, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का पूरा नाम है, ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो भारत के सहयोग से यूनिसेफ ने ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है। यह पहल COP28 शिखर सम्मेलन दुबई जो UAE में है में लॉन्च किया गया। COP28 शिखर सम्मेलन जो है ना 2023 में दुबई में आयोजित किया गया था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए, वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वाइस का मतलब क्या है? यहाँ पूरा नाम है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन वाइस का पूरा नाम है। शिखर सम्मेलन का 11वां एडिशन जो है वो दोहा, कतर की राजधानी है, वहाँ आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण जो आयोजित हुआ है दोहा, कतर में, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा ये। अगला देखिए, अगला प्रश्न, किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? अब जो वाइस शिखर सम्मेलन हुआ था दोहा में, वहीं पर एक और प्रश्न बना है कि वाइस प्राइज, वाइस का मतलब वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, तो वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया था सफीना हुसैन। ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको इस प्राइज से सम्मानित किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, और यहाँ से हम कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की जो नियुक्ति 2023 में हुई है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है उनका नाम मैं यहाँ बताऊँगा, तो ये याद रख लीजिएगा, जो परीक्षा में आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगा। एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है, इन नियुक्तियों से, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की दुनिया में नियुक्ति, उनसे एक प्रश्न जो है फिक्स है। देखिए, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लक्सन, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के, है ना, ये याद रख लीजिएगा। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ल्यूक फ्रीडेन को, ल्यूक फ्रीडेन जो है लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला देखिए, मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। ये याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा ये प्रश्न। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त ग्रुप में भी शेयर करिए, हमारा हेल्प करिए और लोगों का भी हेल्प करिए। आप लोगों से अनुरोध है, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और RO से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे चैनल पे, इसके अलावा RO के लिए हिंदी, PCS के लिए हिंदी भी चलाए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स के 8 पार्ट आ चुके हैं, उसको भी देखिए। और बहुत सारी अपडेट और जानकारियां हमारे चैनल पर लगातार मिल रही हैं, तो उसको ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चलिए हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, रॉबर्ट फिको। सबसे कम उम्र में इक्वेडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो डेनियल नोबोवा, 36 वर्ष के हैं, इन्होंने इक्वेडोर के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। और वहाँ के उपराष्ट्रपति बोरोनिका अबाद रोजस, इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ध्यान रखिएगा।
थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो श्रेया थाविसीन। श्रेया थाविसीन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला देखिए, पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पैराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सैंटियागो पेना, ये याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर उल हक काकर, ये याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक, क्योंकि जो नवाज शरीफ के भाई थे शहबाज शरीफ, उन्होंने अगस्त में त्यागपत्र दे दिया था, वहाँ की असेंबली को भंग करवा दिया था, जिसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए अनवर उल हक काकर को ये जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, याद रखिएगा। नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेली, ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं। नेपाल की पहली महिला निर्वाचित जो राष्ट्रपति थी वो थी विद्या देवी भंडारी। तो रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन चुप्पू, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? बो वैन थुओंग, वियतनाम के राष्ट्रपति। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? बोला टिनुबू, ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका, पिछले एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी जा चुका। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो बोला टिनुबू उत्तर हो जाएगा। इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अफ्रीकी है, नाइजीरिया भी अफ्रीका में है। तो इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है मैनुएला रोका बोटे को। मैनुएला रोका बोटे को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। अगला देखिए, साइप्रस के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो हो जाए निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, साइप्रस के। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पेट्रो पावेल चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं, याद रखेंगे। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। दिसंबर 2023 में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो एंड्री राजोएलिना। दिसंबर 2023 मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्रिश्चियन नेट्से, ये याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, नवंबर 2023 में लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो जोसेफ बोकाई, लाइबेरिया का राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई को चुना गया, ये याद रख लेना है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप CFE से बाहर हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस। रूस जो है ये ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है, रूस। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसका द्वारा लाइक किया? तो क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो हुई थी उसमें एशिया के लिए 2024 के लिए एक इन भी रैंकिंग जारी की गई, जिसको आप कह सकते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भी कह सकते हैं। किसने जारी की है? तो क्यूएस ने ही जारी की है। ये क्यूएस नाम है, इसने ही जारी किया, इसका पूरा नाम होता है क्वाक्वारेली साइमंड्स, इसके द्वारा जारी किया गया। ये इसका 16वां संस्करण था। इस सूची में भारत के सर्वाधिक 148 विश्वविद्यालय हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो एशिया के लिए है उसमें सबसे ज़्यादा भारत के विश्वविद्यालय शामिल हैं, कितने? 148 विश्वविद्यालय। उसके बाद चीन का नंबर आता है, चीन के 133 विश्वविद्यालय शामिल हैं। उसके बाद जापान के 96 विश्वविद्यालय शामिल हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत में एक नंबर पे कौन है? तो IIT मुंबई भारत का शीर्ष संस्थान है और एशिया में 40वां स्थान रखता है। मतलब 39 स्थानों पर भारत का कोई नहीं है। भारत में पहला IIT मुंबई एशिया में 40वें स्थान पर है। और शीर्ष 3 विश्वविद्यालय देख लीजिए, शीर्ष 3 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में कौन कौन है? तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का, हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग और नेशनल विश्वविद्यालय सिंगापुर, ये 3 जो हैं सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय इसमें हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने जारी किया है थ्रेट रिपोर्ट 2023। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? हरिकेन एक प्रकार का चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
हरिकेन। और हरिकेन जो आता है ये कैरिबियाई द्वीप समूह में आता है, ध्यान रखिएगा, कैरिबियन द्वीप समूह है ना, अमेरिका जो है यूएसए वगैरह के तटों पर आता है। तो अकापुल्को मैक्सिको में बहुत तबाही मचाई थी हरिकेन ओटिस, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम तबाही मचाई थी। अगला प्रश्न है, भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? भारत और यूके के बीच पहला 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई 2+2 वार्ता। 16 अक्टूबर 2023 को भारत यूके के बीच विदेश एवं रक्षा जो है वार्ता नई दिल्ली में हुई। इसमें 2+2 का मतलब होता है 2-2, यूके की तरफ से 2 विदेश और रक्षा विभाग के लोग, भारत की तरफ से भी 2 विदेश विभाग और रक्षा विभाग के लोग आपस में डायलॉग करते हैं एक दूसरे के सहयोग मदद के लिए, समझौतों के लिए। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो चूंकि नई दिल्ली में हुआ तो इसकी अध्यक्षता किया था एक्सटर्नल जो है विदेश मंत्रालय के जो ज्वाइंट सचिव हैं पीयूष श्रीवास्तव, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारा सपोर्ट करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।